सुधा, राजेश की माँ। अब एक बार फिर सोच लीजिए वर्मा साहब, हम कभी सपने में भी आपकी परिवार की बराबरी नहीं कर सकते। आलोक वर्मा, तानिया के पिता। बहन जी, अब ये सब मत सोचिए। राजेश से पहली मुलाकात के बाद ही मुझे विश्वास हो गया था कि उससे अच्छा पति और आप लोगों से अच्छा परिवार मेरी बेटी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। बस एक गुजारिश है आपसे। सुधा, अरे कहिए ना। फैमिली वेकेशन पैकेज। आलोक वर्मा। तानिया मेरी इकलौती बेटी है, तो लाड प्यार ने उसे थोड़ा बिगाड़ दिया है। तो बस कभी उसकी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा उसे। राजेश के पिता। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए वर्मा साहब। हम आपका जितना ऐशो आराम भले ही ना दे सकें, लेकिन लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये वादा है हमारा। आलोक वर्मा। मैं जानता हूँ भाई साहब। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। राजेश। रुकिए अंकल, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। आलोक वर्मा। मैं तुम्हारी हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा बेटे, अगर तुम मुझे अंकल की जगह पापा कहकर बुलाओगे। राजेश। जी पापा, मैं वो कहना चाहता हूँ कि मेरी और तान्या की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो। इस बारे में मैं तान्या से भी बात हो गई है मेरी। हम सिंपल कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। आलोक वर्मा। लेकिन बेटा, ये कैसे हो सकता है। राजेश। प्लीज पापा। आलोक वर्मा। ठीक है बेटा, तुम और तान्या जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतना कहकर आलोक वर्मा ने राजेश के माता पिता के सामने हाथ जोड़े और वहां से चले गए। दरअसल आलोक वर्मा एक जाने माने बिजनेसमैन थे और यह यहाँ उनकी इकलौती बेटी तान्या की शादी की बात हो रही थी। खास बात यह थी कि इतना अमीर आदमी अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता एक ऐसे घर में कर रहा था जो हैसियत में उनसे बहुत ही कम था। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी से बस घर खर्च ही चल पाता था। लेकिन जब से राजेश को पता चला था कि उसके पिता के ब्रेन में ट्यूमर है, तब से राजेश के दिन का चैन और रात की नींद गायब हो गई थी। इसी बीच उसकी जिंदगी में तानिया ने एंट्री ली और अब सब बदलने वाला था। शादी तुरंत बाद। तानिया, राजेश और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। अजय, बस 2 मिनट। माँ माँ, प्लीज थोड़ा जल्दी करिए ना। सुधा। हाँ बेटा, बस आ गई मैं। वो मैं पूजा की थाली मंदिर में रखकर भूल गई थी। अब सब ठीक है। सुधा। बहू, अब तुम इस कलश को अपने पैर से गिराकर अंदर प्रवेश करो। तानिया उबाऊ आवाज में। ओह गॉड, ये सब कब तक खत्म होगा। ये देखकर सुधा कुछ कहती उससे पहले ही राजेश ने उनसे कहा, अजय माँ जल्दी से आरती करो ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सुधा। अरे ऐसे कैसे, रुक जा थोड़ा। शादी की रस्में तो वैसे भी तुम दोनों ने होने नहीं दी, अब कम से कम बहू का गृह प्रवेश तो अच्छे से हो जाने दो। सुधा। बहू यहीं रुको, पहले मैं तुम्हारी आरती करती हूँ। तान्या। जस्ट ए मिनट आंटी जी, इतना सब कुछ मुझसे नहीं होगा। वाट रबिश। एक तो वैसे इतनी गर्मी है, ऊपर से आपके नाटक खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तान्या। राजेश। मेरा रूम किधर है। राजेश ने फौरन घर का सबसे बड़े कमरे की तरफ इशारा कर दिया और तान्या भी तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ गई। राजेश। माँ, वो मैं तान्या की तरफ से। सुधा। अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, तू जा बहू के पास और देख उसे कोई परेशानी ना हो। इसके बाद राजेश सिर झुकाकर उसी कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें तान्या गई थी। वे तान्या की हरकत पर शर्मिंदा था और अंदर जाकर वे तान्या से कुछ कहता उससे पहले ही तान्या उल्टा उस पर ही भड़क गई। तान्या। ये सब क्या है राजेश, यहाँ रहूंगी मैं। एसी कहाँ है और कितना छोटा कमरा है ये, ऊपर से इंटीरियर भी कितना बेकार है इस रूम का। राजेश। तानिया, तुम भूल रही हो कि तुम अपने पापा के घर में नहीं हो। यह हमारे घर का सबसे अच्छा और बड़ा कमरा है जो तुम्हें और मुझे दिया गया है रहने के लिए। तानिया। ओ मिस्टर, मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारी याददाश्त ठीक करनी पड़ेगी मुझे। तानिया की बात पूरी होने से पहले वहां राजेश की माँ सुधा चाय और नाश्ता लेकर आ गई, जिसे देखकर तानिया चुप हो गई और राजेश ने चाय की ट्रे लेते हुए कहा, राजेश। अरे माँ, मैं कर लेता ना। सुधा। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक तो है ना। राजेश। सब ठीक है माँ, बस वो तानिया थोड़ी थक गई है तो आराम करना चाहती है। राजेश। अब आप जाओ, आप भी आराम करो।
इतना कहकर राजेश अपनी माँ को उसके कमरे में छोड़ने चला गया। और फिर उसके वापस आने के बाद, राजेश, तान्या हमारी बात हुई थी ना, बस कुछ दिनों के लिए तुम, मेरा मतलब है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। तान्या देखो राजेश, मुझे यहाँ कुछ ही महीने रहना है, तो प्लीज तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। सबसे पहले तो अपनी माँ को समझाओ कि मेरी सास बनने की कोशिश ना करे, और इस रूम का कुछ करो प्लीज। राजेश ठीक है, आप अभी सो जाओ, मैं कल कुछ करता हूँ। इतना कहकर राजेश ने बिस्तर से एक तकिया उठाया और नीचे फर्श पर जाकर लेट गया। तानिया भी बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर सो गई। और अगले दिन राजेश के पिता, राजेश ने एसी तुमने खरीदा क्या? राजेश, हाँ पापा, वो तानिया को आदत नहीं है ना बिना एसी के रहने की, तो इसलिए लेना पड़ा। राजेश के पिता, अरे तो मुझसे कहते ना, तुम्हारा पहले ही इतना खर्च हो गया था। रुको, मैं अभी बैंक जाकर। राजेश, नहीं पापा, पैसे हैं मेरे पास, और हाँ, आप शाम को रेडी रहना, हॉस्पिटल जाना है। राजेश के पिता, हॉस्पिटल? लेकिन क्यों बेटा? राजेश, आपके ऑपरेशन की बात करनी है, अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। सुधा, लेकिन बेटा उसके लिए तो अजय। फिक्र मत करो माँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अजय वहां से चला गया और सुधा और विनोद एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। दूसरी तरफ राजेश तान्या से अपने कमरे में जाकर कहता है, अब एसी लग रहा है और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। तान्या, चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन रहने दो, तुम उतना सब नहीं कर पाओगे। किराए के पति हो, इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद लगाऊं तुमसे। ये सच था। असल में तान्या और राजेश की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, जिसके तहत तान्या को बस 6 महीने अपने ससुराल में रहना था। उसके बाद वह राजेश से तलाक लेकर अपने घर वापस लौट सकती थी। असल में तान्या की खराब आदतों से परेशान होकर उसके पिता आलोक वर्मा ने उसके सामने ये शर्त रखी थी कि उनकी जायदाद को पाने के लिए पहले तान्या को किसी अच्छे लड़के से शादी करनी होगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाना होगा। लेकिन इस मुश्किल का हल तान्या ने अलग ही तरह से निकाला। उसने राजेश की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे पैसों का लालच दिया और सिर्फ 6 महीनों के लिए उसे अपना किराए का पति बना लिया। दूसरी तरफ राजेश को अपना पिता का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना था और इसलिए उसने तान्या की शर्त मान ली। लेकिन ये बात तान्या और राजेश के अलावा और कोई नहीं जानता था, और इस बात को छुपा कर रखना अब दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। सुधा, बहू, राजेश ऑफिस से आ गया है, मैंने खाना बना दिया है, तुम जाकर उसे परोस दो। तान्या, क्यों, वो खुद खाना नहीं ले सकता क्या? सुधा, बेटा पत्नी खाना परोसे तो पति को अच्छा लगता है। तान्या, देखिए आंटी, इससे पहले कि आपकी एक्सपेक्टेशन और बड़े, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका बेटा मेरा पति जरूर है, लेकिन किराए का। मैंने उसे इस शादी के लिए पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं, और हाँ, ये शादी सिर्फ 6 महीनों की है, तो बस तब तक ही मैं आप लोगों और इस घर को झेल रही हूँ। एक बार मेरे पापा अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, फिर मैं आपके बेटे को तलाक देकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। सुधा के सामने अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था, लेकिन वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर राजेश को इस सब के बारे में जैसे ही पता चला, वह गुस्से में तानिया से बोला, राजेश, तुम्हें जरूरत क्या थी मेरी माँ के सामने ये सब बोलने की? तानिया, जरूरत थी क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे सिर पर चढ़ रही थी, और वैसे भी किराए पर मैंने तुम्हें लिया है, तो मैं क्यों चुप रहूं? राजेश समझ गया था कि उसने तानिया के रूप में बड़ी मुसीबत मोल ले ली है थी, लेकिन ये भी मजबूर था। लेकिन वह चुपचाप तान्या की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करता रहा। फिर एक दिन, तान्या, थैंक्स पापा, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी से पेपर साइन कर देंगे। पापा, मुझे कुछ बताना था आपको। आलोक वर्मा, यही ना कि अब तुम्हारा अपने ससुराल से कोई रिश्ता नहीं रहा? हाँ, अच्छा है, तुम राजेश और उसके घर के लायक भी नहीं हो। तुम्हें जल्दी ही वापस बुलाने के लिए ही ये पेपर साइन किए हैं मैंने। तानिया, क्या इसका मतलब अजय ने आपको सब कुछ बता दिया? आलोक वर्मा, हाँ, और सिर्फ बताया नहीं बल्कि तुम्हारे दिए 10 लाख रुपए भी वो वापस देकर गया है। तुम नहीं जानती कि तुमने क्या खोया है।
राजेश लाखों में एक लड़का है। वो अपने पिता के ऑपरेशन के लिए किराए का पति बनने को तैयार हो गया। तो सोचो अपनी पत्नी के लिए वो क्या क्या कर सकता था। लेकिन अफसोस, अब ना तो उसके पिता का ऑपरेशन हो सकेगा और ना ही तुम्हें सुधारने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। अपने पिता की बात सुनकर तान्या को धक्का लगा। उसे वाकई राजेश के लिए बुरा लग रहा था। हाथ में पकड़े प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे बहुत भारी लग रहे थे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उनके बदले उसने क्या खोया है। अब उसके सामने तलाक के पेपर्स थे, लेकिन उन पर साइन करने की उसके अंदर ना तो हिम्मत थी और ना ही इच्छा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।